नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित एक विशेष विमोचन कार्यक्रम में सहभागिता की। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में आयोजित किया गया, जिसमें इंडिया से भारत पुस्तक का औपचारिक विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पुस्तक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये कृति भारतीय संस्कृति, इतिहास और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करने का संदेश देती है। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि, साहित्यकार और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। पूरा सभागार साहित्य और संस्कृति के माहौल से यहाँ भरा हुआ नजर आया। और भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जब भोपाल में पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम सीएम मोहन यादव यहाँ उपस्थित रहे हैं। इंडिया से भारत एक प्रवास इस पुस्तिका के विमोचन के अवसर पर मंच पर विराजमान पत्रकारिता के सशक्त हस्ताक्षर, देश के नहीं दुनिया के अंदर जिनका बड़ा नाम है, TV9 भारतवर्ष के निदेशक माननीय हेमंत शर्मा जी का मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में आज का ये आयोजन बहुत अद्भुत भी है और प्रशांत पॉल जी की लेखन यात्रा का एक नया पड़ाव, उस पड़ाव में आपके हस्ताक्षरित एक नया दस्तावेज हमारे सबके सामने आज लोकार्पित हुआ। मैं माननीय प्रशांत पॉल जी को भी बधाई देना चाहता हूं, जिनके कारण से मध्य प्रदेश भी गौरवान्वित हो रहा है। मंच पर ही विराजमान श्रीमान रविंद्र कान्हेरे जी, अध्यक्ष विद्या भारती, अखिल भारतीय अध्यक्ष विद्या भारती। इस अवसर पर प्रांत संयोजक श्रीमान प्रज्ञा प्रभा, श्रीमान धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मंच के सामने मौजूद हमारे मंत्रिमंडल के सभी सम्माननीय सदस्यगण, हमारे अलग अलग क्षेत्रों के सभी दायित्ववान प्रमुख बंधुगण, सभागार में मौजूद सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, मैं इस कार्यक्रम को शुरू से अभी तक अगर यहीं के यहीं विश्लेषण करूं तो ये हमारे लिए अभी जितने 11 अध्याय में आपने जोड़ा है, सच में प्रशांत जी आपने बहुत मेहनत की है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन ये भी बात सत्य कि 14 से लेकर 26 तक की इस यात्रा के दरमियान कल के चुनाव रिजल्ट से लगाकर वंदे मातरम की यात्रा तक इतना सब कुछ हो गया, कहाँ किस किस को लिखे, कितना लिखे। वाकई में सच में हमारे लिए ये दौर स्वर्णिम काल खाली कहा नहीं जा रहा है, ये आंखों के सामने चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। कहाँ हम अपने देश की आज़ादी के पहले दिन की कल्पना करें। सही में आपने सही सोचा, जब आपने एक राज्य के मुख्यमंत्री का निधन का आप सच में आपने उस घटनाक्रम को उल्लेख करके ये अपना एक बड़ा दायित्व का निर्वहन किया। मैं भी 2-3 चीजें देख रहा था अभी। किसी देश के साथ उसकी विगत समय के संघर्ष की गाथा के लिए जो जो घटनाक्रम घटे होंगे और उस घटनाक्रम के बाद देश की आज़ादी के बाद क्या होता है। देश की आज़ादी के लिए वंदे मातरम ने एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करा तमाम क्रांतिकारियों के लिए, लेकिन देश की आज़ादी के समय उस वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए और टुकड़े करने का परिणाम क्या निकला, देश के टुकड़े हो गए। और डराया क्या गया कि देश की कई लोगों को पसंद नहीं, इसलिए मत करो। अरे भाई, ये तुम कौन से रास्ते पे ले जा रहे हो? तुम्हारा अपना एजेंडा कुछ हो सकता है, देश के लिए आप गलत बात मत करो। ये भी 14 से अभी 26 की यात्रा में हुआ है। श्री राम मंदिर का निर्माण भी धूमधाम से और वंदे मातरम का गान भी देश भर में चल रहा है। ये हमारे नेतृत्व की विशेषता है और ये है वास्तव में इंडिया से भारत की यात्रा में अभी छूटे हुए कुछ प्रसंग। मुझे आपकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। सच में आपने बहुत मेहनत की। एक प्रसंग में इस पुस्तक में पढ़ रहा था और वो प्रसंग में इस देश के आज़ादी के साथ ही जिस बात पे ध्यान दिया जाना चाहिए था,
1942 सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी भारत ने अपनी सेना के साथ बड़ी भूमिका अदा की थी। सेना भी सक्षम थी, समर्थ थी, लेकिन सेना के प्रति दृष्टिकोण आजाद भारत के पास देश के प्रधानमंत्री का क्या था? एक व्यक्ति 200, आपने उल्लेख किया है, 200 जीप सप्लाई करने का ऑर्डर लेते हैं और वो ऑर्डर सेना के लिए जीप देना, और जीप के लिए 200 जीप का पैसा भी मिल गया और गाड़ी 49 पहुंची और वो भी उनने लौटा दी, किसी काम की नहीं, कंडम गाड़ी। वो बाद में 62 में हमारा रक्षा मंत्री बनता है। कमाल कर दिया है, वाकई ये कौन सी दौर की सरकारें चल रही थी। और आज का दौर, अपन तुलना करो, केवल याद करो मूछ वाला अभिनंदन को, कितना अच्छा लगता है उस दौर को याद करें। वो अभिनंदन जिसके यही 14 से 26 के दौर में हमने सबने देखा हमारे सोए हुए सैनिकों के ऊपर जो आक्रमण करके गए थे, उन आक्रमणकर्ताओं के घर में घुस करके हमारी सेना अगर मारने गई तो हमने बहुत, आपने सही कहा कि इतनी गहरी नींद में थे कि पहले तो समझ में ही नहीं आया, समझने में टाइम लग गया कि वो हमारे लोग पाकिस्तान की सीमा में घुस जाए, पहले तो यही बहुत बड़ी कलेजे की बात है। और अगर अंदर घुस गए तो घुसते आने में विमान टपक गया और हमारा यात्री पकड़ा गया, हमारा सैनिक पकड़ा गया, और सुबह सुबह से दोपहर तक तो पल्ले ही नहीं पड़ी कि ये हो क्या रहा है। हमारे माननीय नेता को वो कह रहा है कि भाई हमने आपका आदमी पकड़ा है, हम इसको कुछ नहीं कर रहे, इसको चाय पिला रहा है, इसको बिस्कुट खिला रहा है, आप कोई आदमी आके हमसे बात करके ले जाए इसको। लेकिन हमारे नेतृत्व की तरफ से कोई बात नहीं आती। शाम होते होते अपना कलेजा धक धक कर रहा कि अच्छा भाषा काम कर दिया, बढ़िया, जितने थे सबको काम तमाम कर दिया है, बचा कुछ भी नहीं, आप भैया बात ही कर लो, क्या जा रहा है। लेकिन नहीं, शाम तक उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नहीं आ रहा हो तो मत आओ, टेलीफोन पे तो बात कर लो। टेलीफोन पे भी बात नहीं कर रहे। बड़ा रहस्य लगा कि ये क्या हुआ, शाम तक बिना टेलीफोन पे बात करे और उन्होंने ससम्मान हमारे व्यक्ति को छोड़ दिया। मेरे को बड़ी जिज्ञासा थी कि ये क्या हुआ। तो मेरे को एक बड़े सैनिक अधिकारी ने बाद में बताया कि वास्तव में हुआ ये था कि हमारे नेतृत्व ने स्पष्ट खबर कर दी, आपका ऐसा कहना कि आपके आतंकवादी बगैर आपके परमिशन के भारत में घुसकर सोए हुए सैनिकों की हत्या कर गए, इसमें आपका कोई रोल नहीं। तो हमारे भी सैनिकों ने उनको जाके घर में मार दिया। तो जब हमारे लोगों ने आपका हमारा दोनों का हिसाब बराबर कर दिया, हमारे लोगों ने भी वो कर दिया। इसलिए हमारा तुम्हारा झगड़ा नहीं, लेकिन अब तुम्हारा हमारा झगड़ा तब चालू हो जाएगा कि जैसे आपने हमारे सैनिक पे हाथ लगाया तो हमारा युद्ध का डंका बज जाएगा, आपको घर में छोड़ने वाले नहीं, घर में घुस के हिसाब बराबर कर देंगे। इसलिए तुम्हारी हमारी बात करने का सवाल कहाँ, ना तुम्हारे आदमी हमारे यहाँ पूछ के आए, वैसे हमारे आदमी भी चले गए। तो ये तो सेना का काम है, सेना अपना ऑपरेशन करेगी। अब ये कितनी बड़ी बात है, कितनी छोटी सी बात में कितना बड़ा जवाब मिल गया। वाकई ये कमाल हो गया है। जिस प्रकार का ये समय चल रहा है, ये हमारे लिए वाकई ये स्वर्णिम दौर का है। आपने कोरोना का काल भी बताया, कोविड के काल की पुस्तक को भी मैं इसमें ध्यान में देख रहा था। लेकिन सच में ऐसी बहुत सारी बातें मैं बहुत देर तक कर सकता था, लेकिन जितनी अच्छी बात दीपक जी ने कर दी, प्रशांत पौल जी ने खुद ने कर दी, वास्तव में ये सारी बात कर दूं तो प्रभात जी की पुस्तक कौन खरीदेगा, उनके लिए भी तो छोड़ना पड़े। सारी बातें तो इसमें आ ही जाएगी, काफी हद तक सारी बातें आ गई, लेकिन फिर भी कुछ बातें बची तो उसको जोड़ सकते हैं। ऐसे कोई छोड़ने वाला भी नहीं इतनी जल्दी में किसी को। हमारे बीच में से अगर हम जनगण मन की बात कर रहे हैं और वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, तो सच में हमारे बीच में आज के इस दौर में अपने लिए खास करके शासन के कारण से जिस प्रकार से अपने प्रज्ञा प्रवाह की यात्रा में एक कोटेशन अच्छा लिखा है, कुप्रचार के खिलाफ भी प्रज्ञा प्रवाह काम करता है। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिसके घर में कोई सांसद, विधायक, मंत्री, सब मुख्यमंत्री तो सोच ही नहीं सकते उसको मुख्यमंत्री बना दे, ये भी तो इंडिया में ही नहीं हो सकता, भारत में हो सकता है। हम में से कई सारे मंत्री बैठे हैं, कभी कल्पना ही नहीं कर सकते, नहीं तो कौन बनते थे उस इंडिया के शासनकाल में। आज अपनी इस विचार यात्रा का ही प्रवाह है, और उसी कारण से जब मुख्यमंत्री बनते तो कुप्रचार होता। उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में, नगर निगम की सीमा में रात में कोई नहीं सोएगा, रात में कोई नहीं सोएगा। क्यों नहीं सोएगा? नगर निगम के बाहर सो, राजा महाराजा हो जाएंगे पदाधिकारी।
तो हमने भी प्रयास किया कि भैया बाबा महाकाल सबको बचाने वाले, कोई मारने वाले क्या, और महाकाल टेढ़ी दृष्टि करे तो ब्रह्मांड में कहाँ छूटेगा। इसलिए रात को सोए भी और आपके स्लोगन को हमने चलाने का प्रयास भी किया। इसमें कोई अंतर नहीं है। वास्तव में कुप्रचार के खिलाफ व्यवस्थाओं के आधार पर जिस प्रकार से अपनी सरकारें काम कर रही है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। लोकतंत्र को सबसे ज्यादा मजबूती अगर मिलती है तो न्यायपालिका से मिलती है। ऐसे में न्यायपालिका के सवाल पर भी न्यायपालिका की अंतिम सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, मुझे भी इस बात की प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्णय का श्री राम मंदिर के मामले में पूरे देश ने स्वागत अभिनंदन किया। और तो और वो 75 साल तक जो मुकदमा लड़ता रहा, वो भी राम मंदिर के भूमि पूजन में उपस्थित रहा। ये है हमारा वास्तव में भारत का अपना रहीम रसखान के जमाने का भारत, जिसके आधार पर हम अपनी उस संस्कृति पे गर्व कर सकते हैं। ये ऐसी कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन सच में आज इस कार्यक्रम में थोड़ा विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूं। मेरे घर में कुछ घटना घटी थी इसके कारण से, लेकिन आपका ये पूरा आज का एक तरह से जितना अच्छा ये भाव के साथ पुस्तक का कार्यक्रम हुआ है, मैं आपको पुनः अपनी ओर से बधाई देता हूं। और मुझे गर्व है मध्य प्रदेश में इतने अच्छे लेखक हैं जिनके कारण से पूरा देश जिन पे गर्व करेगा, पूरा देश के अंदर वो पाथेय बनेगा जिस आधार पे हम सब ऐसे आयोजनों के लिए बार बार आने की इच्छा करेंगे। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की जय। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन जिले के दत्ता क्षेत्र में स्थित गेहूं खरीद केंद्र का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद प्रक्रिया, भंडार व्यवस्था और भुगतान प्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और समयबद्ध रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों से बातचीत के दौरान उनकी उपज, कीमत और सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर फीडबैक भी लिया। किसानों ने भी अपनी समस्याओं और सुझाव मुख्यमंत्री के सामने रखे। और इसके साथ ही बता दें कि उज्जैन से ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव ने दत्ता क्षेत्र स्थित गेहूं खरीद केंद्र का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी हैं। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद प्रक्रिया, भंडार व्यवस्था और भुगतान प्रणाली की जानकारी भी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और समयबद्ध रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों से बातचीत के दौरान उनकी उपज, कीमत और सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर फीडबैक भी लिया। किसानों ने भी अपनी समस्याएं और सुझाव मुख्यमंत्री के सामने रखे हैं। और उज्जैन से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव ने गेहूं खरीद केंद्र का यहां पे निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने बता दें कि पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर दिया। उन्होंने यहां सभी से बातचीत कर संवाद भी किया है और इसके साथ ही उज्जैन जिले के दत्ता क्षेत्र स्थित गेहूं खरीद केंद्र का दौरा किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद प्रक्रिया, भंडार व्यवस्था और भुगतान प्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और समयबद्ध रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों से बातचीत के दौरान उनकी उपज, कीमत और सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर फीडबैक भी लिया। किसानों ने भी अपनी समस्याएं और सुझाव मुख्यमंत्री के सामने रखे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें राज्य के विकास कार्य और जनहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन तय समय सीमा में और पारदर्शिता के साथ किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर वर्ग तक विकास की रोशनी पहुंचाना है, इसलिए सभी मंत्री अपने अपने विभागों में तेज गति से काम सुनिश्चित करें। बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े प्रस्तावों पर विशेष फोकस रहा। कई नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने पर चर्चा हुई, जिससे प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। और भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया। सीएम मोहन यादव ने इस बैठक की अध्यक्षता करी और इसके साथ ही विकास कार्य और जनहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर यहां चर्चा देखने को मिली है। बैठक में भागी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समय सीमा में और पारदर्शिता के साथ किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर वर्ग तक विकास की रोशनी पहुंचाना है, इसलिए सभी मंत्री अपने अपने विभागों में तेज गति से काम सुनिश्चित करें। बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े प्रस्तावों पर विशेष फोकस रहा। कई नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने पर भी चर्चा हुई है, जिससे प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने की उम्मीद की गई। और भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मंत्रिमंडल बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सीएम मोहन यादव ने की और इसके साथ ही कई विकास कार्यों को लेकर और अहम प्रस्तावों को लेकर यहां चर्चा देखने को मिली है। और इसके साथ ही बता दें कि बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में भागी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समय में बता दें कि पारदर्शिता के साथ किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर वर्ग तक विकास की रोशनी पहुंचाना है, इसलिए सभी मंत्री अपने अपने विभागों में तेज गति से काम सुनिश्चित करें। बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े प्रस्तावों पर विशेष फोकस रहा। कई नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने पर चर्चा हुई, जिससे प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान भस्म आरती में भी शामिल हुए और बाबा महाकाल के चरणों में उन्होंने माथा टेका। पप्पू यादव ने आरती के दौरान धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली और शांति की कामना की। उनके साथ मौजूद श्रद्धालुओं ने भी उत्साह देखा गया है और स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति की व्यवस्था के बीच सांसद ने पूरी श्रद्धा के साथ भस्म आरती में भाग लिया और जिसे अत्यंत ही पवित्र और दिव्य अनुष्ठान माना जाता है। और उज्जैन से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सांसद पप्पू यादव ने महाकालेश्वर पहुंचकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया है। पूरे विधि विधान के साथ वो यहाँ भस्म आरती में शामिल होते हुए नजर आया और इसके साथ ही उन्होंने बाबा महाकाल के अलौकिक दर्शन प्राप्त किए हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में यहाँ श्रद्धालु भी मौजूद रहे और धार्मिक वातावरण यहाँ पे देखने को मिला है। उनके साथ मौजूद श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखा गया। स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति की व्यवस्था के बीच सांसद ने पूरी श्रद्धा के साथ भस्म आरती में भाग लिया है, जिसे अत्यंत ही पवित्र और दिव्य अनुष्ठान माना जाता है। उज्जैन से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सांसद पप्पू यादव ने उज्जैन पहुंचकर प्रसिद्ध बता दें कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया है। महाकालेश्वर में बता दें कि उन्होंने भस्म आरती में हिस्सा लेकर यहां धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए हैं और बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया है। इस दौरान बता दें कि यहाँ तमाम श्रद्धालु भी मौजूद रहे। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालु को किसी भी तरीके की दर्शन के दौरान कोई भी परेशानी ना हो। और सांसद पप्पू यादव ने बता दें कि महाकाल मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। बाबा महाकाल का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया है। इस दौरान बता दें कि पप्पू यादव ने बाबा महाकाल के अलौकिक स्वरूप के दर्शन किए हैं और इसके साथ ही यहाँ अन्य श्रद्धालु भी मंदिर परिसर में मौजूद रहे। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में सुबह कृष्ण पक्ष पंचमी के अवसर पर भस्म आरती के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भोर में होने वाली इस विशेष भस्म आरती में देश विदेश से आए भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और धार्मिक आस्था के साथ आरती में भाग लिया। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की थी, जिससे दर्शन और आरती सुचारू रूप से संपन्न हो सके। भक्तों ने बाबा महाकाल से सुख, समृद्धि और शांति की कामना की है। उज्जैन से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि भस्म आरती का आयोजन किया गया। देश विदेश से आए श्रद्धालु यहां आरती में शामिल हुआ और बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया है।
और इसके साथ ही बता दें कि आरती के दौरान हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भोर में होने वाली इस विशेष भस्म आरती में देश विदेश से आए भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं और मंदिर परिसर में हर हर महादेव की जय घोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की थी, जिससे दर्शन और आरती सुचारू रूप से संपन्न हो सके। भक्तों ने बाबा महाकाल से सुख समृद्धि और शांति की कामना की है। उज्जैन से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बाबा महाकाल की भस्म आरती में यहाँ देश विदेश से आए श्रद्धालु शामिल हुए हैं। भस्म आरती में बता दें कि आस्था देखने को मिली है और यहाँ सभी ने बाबा महाकाल के अलौकिक स्वरूप के दर्शन किए हैं। अगर बात करें सुरक्षा की, तो यहाँ तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा दर्शन के दौरान ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि उज्जैन से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां महाकालेश्वर में यहाँ सभी भक्तों ने बाबा महाकाल की भस्म आरती में हिस्सा लिया है। देश विदेश से आए श्रद्धालु यहाँ शामिल हुए हैं। अगर बात करें सुरक्षा की, तो यहाँ तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को यहाँ दर्शन के दौरान कोई भी असुविधा ना हो। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। एमपी में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में धूल भरी आंधी की संभावना। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम। बारिश और ओला गिरने की यहां संभावना है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में बता दें कि मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ यहां मौसम बदलेगा और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम और इसके साथ ही बारिश और ओले गिरने की भी संभावना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में यहाँ मौसम बदलने की संभावना है। तेज हवाओं के साथ बता दें कि ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने ये चेतावनियां जारी की हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा ये चेतावनी जारी की गई है। तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम। बारिश और ओले गिरने की संभावना है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।